गुड मॉर्निंग. आवाज येतोय का माझा? हॅलो. सर येतो. ओके. बघा, आपण ऑडिटिंग टेक्निक्स हा आपला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट केलेला होता लास्ट लेक्चरला. त्याच्यातला आपण टेस्ट चेक हा पार्ट बघितलेला आहे, बरोबर ना? पर्यंत बघितलेलं आपण. डिसएडव्हान्टेजेस आपण बघितलेले आहेत, ते बघितलेलं आहे. याच्यातली नेक्स्ट जी कन्सेप्ट आहे ती आहे रुटीन चेकिंग. बघा, रुटीन चेकिंग आपण कशाला म्हणतो? द चेकिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्री, लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस इज कॉल्ड एंड रूटीन चेकिंग. क्या चेक करना है आपको? ओरिजिनल एंट्री on the basis of documentary evidences which you have done in the journal book is called an original entry, and checking of the original entry and posting of original entry from journal to ledger and preparation of trial balance on the basis of ledger accounts is called and checking of trial balance is called and routine checking. Okay, ओरिजिनल एंट्री जी आपण डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस म्हणजे परचेस केले असतील तर परचेस बिल तुमच्याकडे असेल, त्या परचेस बिल वरून आपण जर्नल बुक मध्ये जर्नल एंट्री करतो. याला म्हणतो आपण ओरिजिनल एंट्री. या जर्नल बुक मध्ये एंट्री जी आपण केलेली आहे ती लेजर अकाउंटला ट्रान्सफर करतो, पोस्टिंग करतो आपण. त्या लेजरचं बॅलन्सिंग करतो आणि त्या बॅलन्सेस वरून आपण ट्रायल बॅलन्स प्रिपेअर करत असतो, आणि हा ट्रायल बॅलन्स चेकिंग ही सगळी प्रोसेस जी आहे याला आपण रुटीन चेकिंग म्हणतो. लक्षात घ्या. इट इन्क्लूड्स चेकिंग ऑफ टोटल्स. टोटल लेजर ची असेल ट्रायल बैलेंस, कारण लेजर जो है उसके आप टोटल करेंगे तो ही उसका बैलेंस आपको मिलेगा. डेबिट की टोटल करेंगे, क्रेडिट की टोटल करेंगे. सपोज असेट है, लायबिलिटी है, तो डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल. लायबिलिटी अगर है तो क्रेडिट साइड एक्सेस होती है तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल एक्स क्रेडिटर है तो एक्स के अकाउंट की आप टोटल करेंगे, क्रेडिट की टोटल जिसमें आपने जो जो परचेस किया हुआ है जिस जिस डेट को उसका रिकॉर्डिंग रहेगा. And debit total which includes which payments you have made date wise. These particulars are at debit side. So you needs to take total of credit and deduct the total of credit debit, and then you will get a balance which generally balance is a credit balance. तो बॅलन्स जो आहे जनरली क्रेडिट बैलेंस असतो. इसे हम कहेंगे टोटलिंग, सब टोटल्स या कैरी फॉरवर्ड्स. सपोज मिस्टर एक्स का अकाउंट है आपके पास, एक पेज तुमचं कंप्लीट भरलेला आहे, दुसऱ्या पेज वरती तुम्हाला ट्रान्सफर करायचं आहे. तो पेज नंबर 3 पे एक अकाउंट है तो उसका वहां पे पेज खत्म हुआ है, तो पेज नंबर 15 पे आप उसका बैलेंस जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड. या सपोज जो बैलेंस है अकाउंट क्लोज करने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस होता है वो आप कैरी डाउन करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और नेक्स्ट ईयर को वही बैलेंस आप ब्रॉट डाउन करते हैं. तो ये कैरी फॉरवर्डिंग की प्रोसेस या ब्रॉट डाउन की प्रोसेस है, और इसका चेकिंग जो है वो आपको करना है कि करेक्ट बैलेंसेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं. करेक्ट बॅलन्सेस तिथं ब्रॉट डाउन झालेले आहेत की नाही झालेले आहेत ते आपल्याला बघायचं है. एंड अदर कैलकुलेशंस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहाँ पे आपकी एंट्रीज होती है वहाँ पे अदर कैलकुलेशंस अगर कुछ है तो उसका रिकॉर्डिंग हम उसका चेकिंग जो है वो हम करते हैं, उसे हम रूटीन चेकिंग कहेंगे.
द चेकिंग ऑफ पोस्टिंग इनटू लेजर एक्सेट्रा. मी एग्जांपल मगाशीच दिलं की जर्नल में आप जो एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ परचेस बिल, यू डन अ एंट्री इन द journal book, and from journal book you transfer that entry or posted that entry to specific ledger accounts. Okay, तो specific ledger accounts, for example आपण एक एंट्रीज घेऊ इथं. एंट्री आपने परचेस किया मिस्टर एक्स से 10,000 का. तो मिस्टर एक्स ये आपका क्रेडिटर हुआ. तो मिस्टर एक्स कडून आपण 10,000 रुपीजचे परचेसेस केलेले आहेत. मग याची जर्नल एंट्री काय कराल? जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री हम करेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट. तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई. तो लेजर पोस्टिंग क्या करेंगे? लेजर में आपका परचेस अकाउंट रहेगा. उस परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में आप लेंगे कि 22/1 या आज डेट है 23 जनवरी 2022, वी हैव परचेस्ड एक्स अकाउंट्स. पर्टिकुलर्स में एक्स अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट कॉलम में 10,000. सेम एक्स का अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है. एक्स के अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपकी डेट आएगी 23/1/2022. पर्टिकुलर्स में लिखेंगे परचेसेस और अमाउंट कॉलम में 10,000. तो ये लेजर पोस्टिंग है. तो ये पोस्टिंग जो है हर एंट्री का आप चेक कर सकते हैं. जो एंट्रीज आपकी हुई है ये लेजर टू जर्नल, जर्नल टू लेजर पोस्टिंग आप चेक कर सकते हैं. इसे हम रूटीन चेकिंग कहेंगे. सिंपली काय आहे, ओरिजिनल एंट्री लेजर ट्रायल बैलेंस का चेकिंग जो है उससे हम रूटीन चेकिंग कहेंगे. इसमें इंक्लूड होता है चेकिंग ऑफ जर्नल एंट्री टू लेजर पोस्टिंग, टोटल चेकिंग, सब टोटल चेकिंग, कैरी फॉरवर्ड चेकिंग. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कैरी फॉरवर्ड दो टाइप का हम कर सकते हैं. एक लेजर अकाउंट का पेज खत्म हुआ तो 3 नंबर के पेज पे ये अकाउंट था, 15 नंबर पे, अब क्योंकि 3 के बाद 4 दूसरा अकाउंट था आपका, तो 15 नंबर के पेज पे आप जो बैलेंस वहां पे था वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. या असेट्स और लायबिलिटीज है उसके बैलेंसेस ईयर एंड को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं और नेक्स्ट डे को हम 1 एप्रिल को उसको ब्रॉट डाउन करते हैं. तो ये कैरी फॉरवर्ड है. एक्सटेन्शन ऑदर कॅल्क्युलेशन्स आणि काही ऑदर कॅल्क्युलेशन्स असतील बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये तर ते आपण चेक करत असतो. द ऑब्जेक्ट ऑफ द रूटीन चेकिंग इज, क्या ऑब्जेक्ट है देखिए, टू वेरीफाई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बिकॉज वी चेक totals, subtotals of ledger accounts, journals. So you ensure that the arithmetical accuracy of the ledgers. Verification of the posting to ledger. जर्नल टू लेजर जो आपने पोस्टिंग किया है उसका वेरिफिकेशन आप करेंगे. टू चेक म्हणजे ते व्हेरीफाय करणार आहात की करेक्ट झालेलं आहे की नाही. टू चेक लेजर अकाउंट्स आर करेक्टली बैलेंस्ड और नॉट. आता बैलेंस्ड का मीनिंग क्या है? जैसे मैंने बताया कि क्रेडिटर्स या लायबिलिटी जो है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है और असेट जो है उसका बैलेंस डेबिट होता है. तो जो भी आपका क्रेडिट हुआ है लायबिलिटी का, उसमें से डेबिट डिडक्ट करके आप जो बैलेंस कर निकालते हैं उसे हम कहते हैं बैलेंसिंग. तो ये करेक्ट आया हुआ है या नहीं है. तो अगर कोई टोटल आपकी मिस्टेक है तो बैलेंस आपका मिस हो जाएगा, म्हणजे चुकीचा निघेल. लक्षात घ्या, रॉंग बैलेंस वहां पे आप निकालेंगे. मग तुम्ही अरिथमेटिकल अॅक्युरेसी चेक करत असताना त्याचे बॅलन्सिंग करेक्ट झालेलं आहे की नाही हे अल्टिमेटली त्याचं चेकिंग होणार आहे. लक्षात घ्या, कारण क्रेडिटच्या टोटल मधून तुम्ही क्रेडिटर्सच्या अकाउंटची क्रेडिटची टोटल घेतली, त्याच्यातून डेबिट मायनस केलं की तुम्हाला बॅलन्स मिळणार आहे. त्याला म्हणतो आपण बॅलन्सिंग ऑफ लेजर्स. किंवा असेट असेल, समजा असेट है तो असेट का बैलेंस जनरली डेबिट होता है, तो डेबिट को आपने मशीनरी अकाउंट ब्रॉट डाउन किया 10 लाख का, उस पे डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया 1 लाख का, तो डेबिट की टोटल लेंगे, डेप्रिसिएशन 1 लाख माइनस करेंगे तो 9 लाख इज अ क्लोजिंग बैलेंस विच इज कैरिड फॉरवर्डेड टू नेक्स्ट ईयर. एंड at the beginning of next year, on the first day of next year, new year, you needs to consider the machinery's balance as a brought down 9 lakhs from last year. लास्ट इयर मधून तो 9 लाख तुमचा ब्रॉट डाउन झालेला आहे, तो तुम्हाला कन्सिडर करावा लागेल, तो तुम्हाला त्याचं अकाउंटिंग करावं लागेल. लक्षात घ्या. टू चेक द लेजर अकाउंट्स आर करेक्टली बैलेंस्ड और नॉट, बैलेंस उसका बैलेंसिंग प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है, हे आपल्याला रूटीन चेकिंग मधून समजणार आहे. टू मेक शुअर दॅट नो फिगर्स आर अल्टर्ड आफ्टर चेकिंग. चेकिंग नंतर काही फिगर्स तुम्ही चेंज केलेले आहेत का, हे रूटीन चेकिंग मधून तुम्हाला लक्षात येतं. नेक्स्ट देखिए, ऑडिट सैम्पलिंग. Audit sampling means the application of audit procedures to less than 100% of the items.
लेस दॅन 100% जिथं आपण चेकिंग करत असतो, ट्रांजैक्शन जो है आपके लेस देन 100% आप जहाँ पे यूज करते हैं, चेक करते हैं, उस प्रोसेस को हम ऑडिट सैम्पलिंग कहते हैं। विद इन अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और एन अकाउंट बॅलन्स, सेम टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो टेस्ट चेक मध्ये जे आपण बघितलं होतं ते सेम आहे, लक्षात घ्या। टू एनेबल द ऑडिटर टू ऑब्टेन एंड इवैल्यूएट ऑडिट एविडेंस अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम सिलेक्टेड। जो आपने कुछ आइटम्स 100 में से 10 आइटम जो सिलेक्ट किए हुए हैं उसे हम सैम्पलिंग कहेंगे। तो उसके बेसिस से आप उसको इवैल्यूएट करेंगे और आपको जो एविडेंसेस चाहिए ऑडिट के लिए, ऑडिटर को एविडेंसेस चाहिए फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिटर क्या करता है, वेरियस प्रोसेसेस जो है, वेरियस प्रोसेसेस अप्लाइड इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस मध्ये तो वेगवेगळ्या प्रोसेसेस तो अप्लाई करत असतो, कारण त्याला पुरावा पाहिजे, या एविडेंसेस चाहिए। क्यों एविडेंसेस चाहिए? क्योंकि मुझे क्या करना है एज अ ऑडिटर, मुझे ओपिनियन देना है मेरा कि ये करेक्ट है या नहीं है, सही है या गलत है। अगर सही है या गलत है ये मैं बोलना चाहता हूँ तो उसके एविडेंसेस मेरे पास चाहिए। अगर एविडेंसेस नहीं है तो मैं उस पर ओपिनियन दे नहीं सकता कि ये गलत है या सही है, आपण नाही सांगू शकत। लक्षात घ्या, मग हे एविडेंसेस जे आहेत तुम्ही सॅम्पलिंग मधून सुद्धा घेऊ शकता। सॅम्पलिंग मधून कसे घ्याल, जे काही तुम्ही सॅम्पल सिलेक्ट केलेलं आहे ते चेक करणार आहात आणि त्याच्यातून, म्हणजे जसं आपण म्हटलं होल युनिट के लिए आप उसको अप्लाई करेंगे। जसं मी परवा एक्झाम्पल दिलं की शेतावरून भाताची परीक्षा आपण करत असतो, तसं जे काही तुम्ही ट्रान्झॅक्शन चूज केलेले आहेत की अकाउंटिंग करेक्ट झालेलं आहे की नाही, करेक्ट एव्हिडन्सेस तिथं आहेत की नाही, किंवा एरर्स आहेत का, फ्रॉड्स आहेत का, हे चेक करण्यासाठी काही ट्रान्झॅक्शन जे आहेत ते तुम्ही चूज केलेले आहेत आणि त्याच्यावरून तुम्ही ते पुरावे कलेक्ट करणार आहात। आणि त्या ट्रान्झॅक्शन मधून जे तुम्हाला सापडेल ते तुम्ही होल तुमचं जे काय क्लास असेल, होल क्लास के लिए वो अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंक्लूजन कंसर्निंग द पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन यानी पूरे ट्रांजैक्शन को हम पॉपुलेशन कहते हैं। आपके पास सपोज सेल्स के 1000 ट्रांजैक्शन है तो 1000 इज अ पॉपुलेशन। तो टोटल जो होती है आपकी उस क्लास की, जैसे मैंने बताया क्लास यानी सपोज आपने उसका क्लासिफिकेशन किया है कि परचेसेस, सेल्स, रिसीट्स, पेमेंट, ऐसे हमने ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन किया है। तो सेल्स के लिए पॉपुलेशन, जितने सेल्स के टोटल ट्रांजैक्शन है वो आपका टोटल पॉपुलेशन, उसमें से जो आप सिलेक्ट करेंगे वो है आपका सैंपल। 1000 सेल्स का पॉपुलेशन है, 1000 टोटल ट्रांजैक्शन है आणि मग त्याच्यातून आपण समजा 300 ट्रांजैक्शन सिलेक्ट केले तर हे आपलं सॅम्पल आहे, लक्षात घ्या सॅम्पल आहे। तो देखिए पर्पज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग टू एनेबल द ऑडिटर टू डिजाइन एंड सिलेक्ट एन ऑडिट सैंपल बाय यूजिंग स्टॅटिस्टिकल नॉन स्टॅटिस्टिकल मेथड। ऑडिटर क्या करता है बघा, स्टॅटिस्टिकल मेथड यूज करू शकतो किंवा नॉन स्टॅटिस्टिकल मेथडने सुद्धा तुम्ही करू शकता। स्टॅटिस्टिकल मेथड्स ज्या आहेत त्या सैम्पलिंग आप कैसे चूज करेंगे इसके लिए स्टैटिस्टिकल मेथड यूज कर सकते हैं, या नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड मैं अपनी तरह से म्हणजे माझ्या पद्धतीनं मेरी टाइप से मैं सॅम्पल सिलेक्ट कर सकता हूँ। मला वाटलं की बाबा 1 to 100 मधले एक 10 ट्रांजैक्शन घेतले, म्हणजे 1 अप्रैल मधले 10 ट्रांजैक्शन अप्रैल में से लिए आपने, फेब्रुवरी में से कुछ आपने सिलेक्ट किए, अपने मन से सिलेक्ट किए, तो ये नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड है। स्टैटिस्टिकल मेथड में कैसे होता है, फॉर एग्जांपल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आपने यूज किया तो रैंडमली आपको सिलेक्ट करना है। रैंडमली कैसे सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप कोई तो वहां पे त्याला काहीतरी फॉर्म्युला तुम्ही लावणार आहात, लक्षात घ्या कि आप क्या कहेंगे कि 1000 ट्रांजैक्शन है तो 50 ट्रांजैक्शन होने के बाद 10 ट्रांजैक्शन में सिलेक्ट करूंगा। ये रैंडमली हो गया। हर 50 ट्रांजैक्शन होने के बाद 50 to 60 ट्रांजैक्शन जो है वो आप चूज करेंगे, किस लिए, आपने चेकिंग के लिए, वैसे ही होगा। उसके आगे फिर से 50 ट्रांजैक्शन आपने काउंट किए, 50 के बाद क्या किया आपने, फिर से 10 ट्रांजैक्शन सिलेक्ट किए, म्हणजे याच्यामध्ये काहीतरी सिस्टमॅटिकपणा आहे, लक्षात घ्या। सिस्टमॅटिकली आप कर रहे हैं, हर 50 ट्रांजैक्शन के बाद के 10 ट्रांजैक्शन आप क्या करेंगे, सैम्पलिंग के लिए सिलेक्ट करेंगे। ये है आपका स्टैटिस्टिकल मेथड, इसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। रैंडमली आपने सिलेक्ट किया है। नॉन स्टॅटिस्टिकल जसं मी मगाशी सांगितलं, फेब्रुवारी मधले मला वाटतील ते मी सिलेक्ट केले, लक्षात घ्या। अप्रैल मधले मला वाटतील ते मी सिलेक्ट केले। वहां पे मैंने कोई ऐसी मेथड नहीं अप्लाई की, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हर 50 के बाद के 10 ट्रांजैक्शन, या फिर 100 के बाद के 10 ट्रांजैक्शन, फिर 150 के बाद के 10 ट्रांजैक्शन, फिर 200 के बाद के 10 ट्रांजैक्शन। आपने यहाँ पे 50 का
फिक्स गॅप जो आहे वो रखा आहे. म्हणजे एक्झाम्पल म्हणून याच्यामध्ये काही मेथड तुम्ही यूज करू शकता, लक्षात घ्या. रॅन्डम मध्ये कोणतेही तुम्ही त्याच्यामध्ये क्राइटेरिया जो है कुठलाही आपण लावू शकतो. जैसे मैंने बताया कि मैंने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का क्राइटेरिया लगाया, आप डेट का लगा सकते हैं या डेज का लगा सकते हैं. हर 15 डेज के बाद के आप 5 दिन के ट्रांजेक्शन चेक करेंगे, कुछ भी आप क्राइटेरिया लगा सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है, सिस्टमेटिकनेस है. आप क्या करेंगे, 15 डेज के बाद के 2 दिन के ट्रांजेक्शन आप चेक कर रहे हैं या 50 ट्रांजेक्शन के बाद के 10 ट्रांजेक्शन आप चेक कर रहे हैं. तो हे स्टॅटिस्टिकल म्हणू शकतो आपण. टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन ऑडिट सैंपल्स. ऑडिट सैंपल पे ऑडिट प्रोसीजर्स जो है वो आपको परफॉर्म करनी है और उसके बेसिस से आपको क्या करना है, रिजल्ट जो है वो निकालना है. टू इव्हॅल्युएट सॅम्पल रिझल्ट काय आहे हा इव्हॅल्युएट करायचा आपल्याला. टू प्रोव्हाइड एप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस. सिंपली जो भी आप ऑडिट प्रोसेस ऑडिट टेक्निक्स यूज करेंगे वो सभी ऑडिट टेक्निक्स जो है ऑडिट एविडेंसेस आपको क्या करने हैं, ऑब्टेन करने के लिए. फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस to enable the auditor to express the opinion on financial statement. Auditor performs all audit processes. सगळ्या ऑडिट प्रोसेसेस ज्या आहेत त्या कशासाठी परफॉर्म केल्या जातात, आपल्याला ऑडिट एविडेंसेस चाहिए. किस चाहिए, क्योंकि आपको ओपिनियन एक्सप्रेस करना है और ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए ऑडिट एविडेंसेस. और ये ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए ही आप क्या कर रहे हैं, पूरा ऑडिट प्रोसेस जो है वो फॉलो कर रहे हैं. सिंपली ऑडिट सैम्पलिंग भी सेम उसलिए ही आप कर रहे हैं क्योंकि आपको क्या करना है, सैंपल रिजल्ट इवैल्यूएट करना है और उसके बेसिस पे आपको ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं. सैंपल साइज डिटरमाइन करने के लिए कौन से फैक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं, फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग ऑडिट सैंपल साइज. While determining audit sample size, auditor must consider risk involved in such sample checking. वहां पे रिस्क कितनी है, उसे हम कहते हैं सॅम्पलिंग रिस्क. लक्षात घ्या. आपल्याला माहित आहे, लक्षात घ्या, हे जर करेक्ट असेल, हमने देखा है कि इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल चेक सिस्टम का इवैल्यूएशन पहले ऑडिटर करता है, उसके बाद ही वो डिसाइड करेगा टेस्ट चेक करना है, सैंपलिंग करना है वहां पे. तो जब सैंपल आप सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे ऑडिटर को रिस्क जो है वो कंसिडर करनी है, जिसे हम सॅम्पलिंग रिस्क कहते हैं. काही एरर्स तुमच्याकडून चुकून जाऊ शकतात, लक्षात घ्या. काही फ्रॉड्स त्याच्यामधले म्हणजे तुम्ही सॅम्पल सिलेक्ट केलेले आहे त्यातून राहून जाऊ शकतात. तो ये रिस्क है. तो ऑडिटर को क्या करना है, रिस्क कितनी है जो आप सैंपल साइज सिलेक्ट कर रहे हैं वो कंसिडर करनी है. व्हाइल डिटरमाइनिंग ऑडिट सैंपल साइज, ऑडिटर मस्ट कंसिडर रिस्क इन्वॉल्व्ड इन सच सॅम्पल चेकिंग. या सॅम्पल चेकिंग मधून काय धोका आहे हे आपण कन्सिडर पहिल्यांदा केलं पाहिजे, लक्षात घ्या. Auditor should consider audit objectives to be achieved and the audit procedures which are likely to be best achieve those objectives. तो डिपेंड है आपका टाइप कौन सा है ऑडिट का. ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कैसे है, टाइप कौन सा है उस पर डिपेंड है. तो जनरली देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिट या एनुअल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है. और जैसे मैं हर बार आपको एग्जांपल देता हूँ कि इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव जो है वो अलग हो सकता है. इंटरनल ऑडिट जे आहे ते मॅनेजमेंट कंडक्ट करतं, कशासाठी, तर तुमचा परफॉर्मन्स किंवा तुमच्यामधले एरर्स मिनिमाइज करने. स्टैट्यूटरी ऑडिटर को एरर कम मिले इसीलिए आपका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए इंटरनल ऑडिट करते हैं. तो इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव अलग है, स्टैट्यूटरी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव अलग है. तो ये आपको पहले देखना है कि मेरे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है. या रेवेन्यू ऑडिट का ऑब्जेक्टिव अलग है, कंकरंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव अलग रहता है. प्रत्येक ऑडिटचा ऑब्जेक्टिव हे अलग अलग आहे, लक्षात घ्या. मग याच्यामध्ये ऑडिटर को पहले ये देखना है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है और ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए कौन सी प्रोसीजर मैं फॉलो करूंगा तो मुझे अच्छे एविडेंसेस मिलेंगे, बेस्ट एविडेंसेस जो है वो मुझे मिलेंगे. तो उसके लिए ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए मैं कौन सी ऑडिट प्रोसीजर फॉलो कर सकता हूँ, ये उसको पहले डिसाइड करना है. The auditor need to determine the population from which the sample is drawn is appropriate for the specific audit objective. तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव तो आपके फाइनल है, डिपेंड है किस पे, आपकी ऑडिट का टाइप कौन सा है उस पे. तो उसको ये डिसाइड करना है कि उसकी पॉपुलेशन क्या होती है, होनी चाहिए, जिससे आप सॅम्पल लेना चाहते हैं. मी जसं एग्जांपल सांगितलं, पॉपुलेशन इज अ एंटायर सेट ऑफ डेटा. जैसे मैंने बताया कि आपने उसमें पार्ट किए, क्लासिफाई किया, सेल्स का ट्रांजैक्शंस, परचेस का ट्रांजैक्शंस, रिसीट का ट्रांजैक्शंस, पेमेंट का ट्रांजैक्शन.
तो सेल्स के ट्रांजैक्शन 1000 है, इसमें फिर से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. कैसे करेंगे? सेल्स जो है कॅश का अलग, क्रेडिट का अलग, हा असं करू शकतो, लक्षात घ्या. किंवा परचेसेस जो है तो परचेसेस कैश के अलग और क्रेडिट के अलग, ऐसे आप क्लासिफिकेशन उसका कर सकते हैं. तो उसको पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है कि क्या पॉपुलेशन होगा. तो आपका देखिए पॉपुलेशन कैसे होगा. सेल्स अगर आपने क्लासिफाई नहीं किया है कि कैश और क्रेडिट, तो पूरे 1000 आपका पॉपुलेशन है. आपने उसमें से क्या किया, उसको फिर से क्लासिफाई किया कैश में और क्रेडिट में. तो कैश का ट्रांजैक्शन सपोज 750 है, 750 ट्रांजैक्शन है, तो एंटायर पॉपुलेशन होगा ये कैश ट्रांजैक्शन के लिए. तो पॉपुलेशन क्या है आपका, ये डिटरमाइन करना है, जिससे आप सैंपल जो है वो ले सकते हैं और वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जो की आपके ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स जो है आणि ते ऑडिट ऑब्जेक्टिव्ह अचीव करण्यासाठी आपल्याला गरजेचे आहेत, लक्षात घ्या. The auditor should verify internal control system. जैसे मैंने इसके पहले बताया, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या इंटरनल चेक सिस्टम का रेफरेंस जो है हर जगह आपको मिलेगा. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर अच्छी है, स्ट्रांग है, तो ही ऑडिटर जनरली सैम्पलिंग के लिए जाएगा. अदरवाइज वो क्या कहेगा, यहाँ पे रिस्क है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं है, या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है लेकिन बहुत वीक है, तो वहां पे जनरली वो सैंपल नहीं लेगा. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो वहां पे वो सॅम्पल सिलेक्ट कर सकता है, सॅम्पलिंग ले सकता है, टेस्ट चेक भी अप्लाय कर सकता है. लक्षात घ्या, सॅम्पलिंग जे आहे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तुमची स्ट्रॉंग नसेल तर कोणी करायचं धाडस करणार नाही, लक्षात. कारण तिथं काय चाललेलं आहे याच्यावर कंट्रोलच नाहीये. आणि जर कंट्रोल नाहीये तर ऑडिटर कसं शुअरली सांगू शकतो की मी सॅम्पलिंग घेतलं, म्हणजे आपण जसं म्हणतो की शेतावरून भाताची परीक्षा आपण करतो, पण तसं करण्यासाठी तिथं जर कंट्रोल सिस्टमच नाहीये, लक्षात घ्या, प्रॉपर कोणाचं ताळमेळ कोणालाच नाहीये, एका जसं म्हणतो आपण एका नियमामध्ये, एका रेषेमध्ये सगळे काम करत नाहीये, तर त्या केसमध्ये ऑडिटरला सुद्धा रिस्क है, लक्षात घ्या. तो ऑडिटर पहले सैम्पलिंग को जाने के पहले वो क्या करेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो वेरीफाई करेगा, उसको एग्जामाइन करेगा, स्ट्रांग है या वीक है, और उसके बाद ही वो डिसाइड करेगा. तो ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपकी कैसी है, वीक है, स्ट्रांग है. पहले तो देखना है कि वहां पे है या नहीं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, है तो कैसी है, वीक है या स्ट्रांग है. स्ट्रांग है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वीक है तो कहाँ पे वीक है, वहां पे आप 100% चेकिंग कर सकते हैं. रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट वर्क. प्रीवियस ऑडिट जैसे हमने देखा कि ऑडिट प्लानिंग के पहले आप ये पूरा देखते हैं. अब प्लानिंग करते समय आप क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का ऑडिट रिपोर्ट भी यूज करते हैं. दुसऱ्याने जरी केलं असेल तरी आपण तो ऑडिट रिपोर्ट डिमांड करून आपण स्टडी करत असतो, लक्षात घ्या. कारण त्याला काय सापडलं होतं आणि आपल्याला मग काय चेकिंग करावं लागेल. तो ये सैम्पलिंग को जाने से पहले ऑडिटर को ये देखना है कि प्रीवियस ईयर का ऑडिट वर्क जो है, ऑडिट रिपोर्ट जो है, उन्होंने क्या किया था, उनको क्या फाइंड आउट हुआ था, कौन से एरर उनको मिले थे, कहाँ पे मिले थे, सेल्स में मिले थे, परचेस में मिले थे, पेमेंट में मिले थे, कशामध्ये मिळाले होते, या स्टॉक में मिले थे, कैश में मिले थे, कशामध्ये मिळाले होते, ये आप उसको वेरीफाई करेंगे. और उसके बेसिस से आप सैंपल देखेंगे कि सेल्स में जो है एरर बहुत ज्यादा थे, तो मैं सेल्स के लिए सैम्पलिंग अप्लाई नहीं करूंगा. या परचेस में कुछ एरर नहीं थे, तो परचेस का जो सिस्टम है उस कंपनी का वो अच्छा है, तो वहां पे मैं सैम्पलिंग ले सकता हूँ. असं आपण डिसाइड करू शकतो मागच्या वर्षीचा ऑडिट वर्क जे आहे ते बघून. टॉलरेबल एरर जो है वो ऑडिटर को कंसीडर करने हैं. ऑडिटर शुड कंसीडर टॉलरेबल एरर. टॉलरेबल मतलब मैक्सिमम एरर वहां पे क्या हो सकते हैं उस पॉप्युलेशन में, उसको कंसीडर करना आहे, लक्षात घ्या. जसं सॅम्पलिंग एरर बघितले आपण, तर तसेच टॉलरेबल म्हणजे काय आहे की मॅक्झिमम, जास्तीत जास्त त्याच्यामध्ये काय चुका असू शकतात, हे सुद्धा गोष्टी तिथं कन्सिडर केल्या पाहिजेत. मी ज्यावेळेला सॅम्पलिंगला जाणार आहे तर मी माझ्या डोक्यामध्ये काहीतरी ठेवलं पाहिजे की इथं काय एरर्स मॅक्झिमम असू शकतात, जास्तीत जास्त काय असू शकते इथं. इट इज अ मॅक्झिमम मॉनिटरी एरर इन एन अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन. मॅक्झिमम मॉनिटरी एरर्स जो होते हैं, मॉनिटरी यानी मनी फॉर्म, इन द मनी फॉर्म इट इज कॉल्ड अ मॉनिटरी. तो काय एरर्स असू शकतात. आणि टॉलरेबल एरर जे आहे ते प्लॅनिंग स्टेजला तुम्हाला कन्सिडर करावे लागतात. टॉलरेबल एरर इज कंसिडर ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज. प्लानिंग स्टेज मतलब जब आप ऑडिट प्लान कर रहे हैं, ऑडिटर प्लान, तो उसी टाइम आपको टॉलरेबल एरर्स जो है वो कंसिडर करने हैं कि कितने हो सकते हैं वहां पे मैक्सिमम एरर्स. और ये कैसे होगा, डिसाइड करेंगे आप, जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं प्लानिंग के पहले, आप
इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते, बराबर ना. आपण ज्यावेळेला प्लॅनिंग करतो ऑडिटचं, त्याच्या अगोदर आपल्याला त्या क्लाइंटची पूर्ण इन्फॉर्मेशन आपण घेत असतो. उसमें हमने देखा है कि एक्सटर्नल सोर्सेस से आप इन्फॉर्मेशन लेंगे, इंटरनल सोर्सेस से लेंगे, क्लाइंट के ऑफिस में जाके विजिट करेंगे, डिस्कशन करेंगे क्लाइंट के साथ. ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको बताएगी कि यहाँ पे मैक्सिमम एरर कितने हो सकते हैं. तो ये आपको प्लॅनिंग करते समय कन्सिडर करना है. किती आहेत ते प्लॅनिंग करताना आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल. लक्षात घ्या. ऑडिटर शुड कन्सिडर एक्सपेक्टेड एरर. आपकी एक्सपेक्टेड एरर क्या है? When the auditor expect errors to be present in the population, ये भी आपको कब मिलेगा? प्लॅनिंग ज्यावेळेला आपण ही इन्फॉर्मेशन घेत असतो त्यावेळेलाच आपल्याला ह्या गोष्टी क्लिअर होतात. लक्षात घ्या. अपेक्षा काय आहेत, अपेक्षित एरर काय आहेत हे आपल्याला तिथं बघावं लागतं. लक्षात घ्या. एंटायर पॉप्युलेशन में टू बी प्रेजेंट इन द पॉप्युलेशन, देन ही शुड टेक लार्जर सॅम्पल. अगर उसको एक्सपेक्ट है कि यहाँ पे एरर होंगे, आणि हे कशावरून ठरणार आहे? जसं मी सांगितलं की आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इवैल्यूएट कर रहे हैं, इंटरनल चेक सिस्टम इवैल्यूएट कर रहे हैं, और वहां पे आपको पता चलता है कि यहाँ पे वीक है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इस एरिया में वीक है, तो यहाँ पे ऑडिटर एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ पे एरर होगा. ऑडिटर की क्या एक्सपेक्टेशन है? अगर सेल्स के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या चेक सिस्टम वीक है तो यहाँ पे एरर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे कंट्रोल नहीं है. तो ऑडिटर ने एक्सपेक्ट क्या किया है कि यहाँ पे एरर हो सकते हैं. इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑडिटर. तो ऑडिटर को लगता है कि यहाँ पे एरर है, तो वहां पे ऑडिटर को ज्यादा सैंपल सिलेक्ट करनी है, लार्जर सैंपल सिलेक्ट करनी है. जितने आप रेगुलर करते हैं उससे ज्यादा या डबल सैंपल आप सिलेक्ट कर सकते हैं. देन व्हेन एरर इज नॉट एक्सपेक्टेड, जहाँ पे एरर आपको एक्सपेक्टेड नहीं है, जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है वहां पे एरर एक्सपेक्टेड नहीं है. In determining the expected error in a population, the auditor would consider such matters as error level identified in previous audit. प्रीवियस ऑडिट मध्ये जी काही एरर लेवल त्याने आइडेंटिफाई केलेली होती, केलं पाहिजे. इसीलिए हमने कहा कि ऑडिटर पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो भी तभी उसे पता चलता है कि इस कंपनी में क्या है. जब प्लानिंग स्टेज में हम प्लानिंग करने से पहले जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसी टाइम हम क्या करते हैं, और प्रीवियस ऑडिट वर्क जो है वो भी कंसिडर करते हैं. तो जब आप प्रीवियस ऑडिट वर्क कंसिडर करते हैं तो वहां पे जो एक्सपेक्टेड एरर्स उन्होंने दिखाए थे वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं. म्हणजे त्यांचं काम जे केलेलं आहे मागच्या ऑडिटरनी ते काम सुद्धा आपण इथं कन्सिडर करू शकतो आणि ते तुमचे एक्सपेक्टेड एरर होऊ शकतात. लक्षात घ्या. बघा, मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग सॅम्पल साईज सिलेक्ट करण्याच्या काही मेथड्स आहेत. जस्ट आपण बघू, ओव्हरलुक करू. याच्यामध्ये आपल्याला इन डिटेल जे आहे ते काय जास्त बघायचं नाही. लक्षात घ्या. रैंडम सैम्पलिंग मेथड, जैसे मैंने बताया कि रैंडम सैम्पलिंग मैंने अभी बताया था. हे स्टॅटिस्टिकल्स मेथड्स आहेत. लक्षात घ्या. This method of selecting sample ensures that all item in the population have an equal chance of selection. प्रत्येक आयटमला सिलेक्ट होण्याचा इक्वल चान्स आहे असं ही मेथड सांगते. लक्षात घ्या. रैंडम सॅम्पलिंग कॅन बी सिंपल रैंडम और स्ट्रॅटिफाइड रैंडम सॅम्पलिंग. स्ट्रॅटिफाइड, सिंपल रैंडम सॅम्पलिंग हे फॉर्म्युला आहेत. लक्षात घ्यायचे आणि त्याच्यानुसार मग आपण ते चूज करू शकतो. नेक्स्ट देखिए सिस्टमॅटिक सिलेक्शन. इट इज अ टाइप ऑफ प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग. आता प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग तुम्ही जर स्टॅटिस्टिक्स मध्ये प्रोबॅबिलिटी हा टॉपिक जर बघितला असेल तर तुम्हाला हे चांगले समजेल. प्रोबॅबिलिटी आहे सिलेबसला की नाही मला माहित नाही, पण हा स्टॅटिस्टिक्सचा टॉपिक आहे. लक्षात घ्या. प्रोबॅबिलिटी हा सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग कशावरती डिपेंड आहे? प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग वरती. लक्षात घ्या. In this method, selection of items is made by using a constant interval between items selected. जसं मगाशी मी सांगितलं तुम्हाला की काही इंटरवल नंतरचे तुम्ही ट्रान्झॅक्शन सिलेक्ट करणार आहात. फॉर एक्झाम्पल, every item after 25 entries is selected in sample, or every item after increase in the total by ₹50,000 is selected in the sample. म्हणजे प्रत्येक 50,000च्या अमाऊंट जी आहे ती क्रॉस झाली, 50,000नी अमाऊंट इन्क्रीज झाली की ते ट्रान्झॅक्शन तुम्ही सिलेक्ट करणार आहात. पुढे परत 50,000नी त्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये इन्क्रीज झाला की परत ते ट्रान्झॅक्शन तुम्ही सिलेक्ट करणार आहात. तर रेग्युलर इंटरवल इथं काहीतरी तुम्ही ठेवलेला आहे, याला म्हणतो आपण सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग. Hubbard selection. In this sample, auditor takes a representative sample from the population without any intention to include or exclude any specific item. कुठला स्पेसिफिक आयटम आपल्याला सोडायचा किंवा तो चेकिंग साठी घ्यायचा आहे असं काही इंटेन्शन न ठेवता
त्यातले आपण काय करणार आहोत, रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल काही त्याच्यातले म्हणजे सिलेक्ट करणार आहोत. लक्षात घ्या, इट इज अ नायदर टोटली रॅन्डम सिलेक्शन, म्हणजे ही रॅन्डमही नाही आहे आणि सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंगही नाही आहे. लक्षात घ्या, दोन्हीच्या मधली जी आहे ती हबर्ड सिलेक्शन आहे. देअर मे बी रॅन्डम सिलेक्शन फॉर सम पॉप्युलेशन, म्हणजे काही पॉप्युलेशनसाठी काही ट्रान्झॅक्शनसाठी तुम्ही रॅन्डम सॅम्पलिंग यूज केलं आणि काहीसाठी सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग यूज केलं, तर ही तुमची हबर्ड होऊ शकते. लक्षात घ्या, म्हणजे इथं असं काही इंटेंशन नहीं है कि बरोबर हे ट्रांजेक्शन सोडाए म्हणजे 25 ट्रांजेक्शन आपको एक्सक्लूड करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और उसके बाद का ही आपको चूज करना है, ऐसा इंटेंशन यहाँ पे कुछ नहीं है. तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, कुछ ट्रांजेक्शन रैंडम सिलेक्ट कर सकते हैं और कुछ ट्रांजेक्शन सिस्टमॅटिकली आप सिलेक्ट कर सकते हैं. तर ह्या काही स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्स आहेत लक्षात घ्या सॅम्पल सिलेक्ट करण्याच्या. नेक्स्ट आहे बरं किती वाजले, इवैल्यूएशन ऑफ सैंपल रिजल्ट. सैंपल रिजल्ट का इवैल्यूएशन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे. ठीक आहे, एवढं आपण संपवून टाकू. तो देखिए, इवैल्यूएशन ऑफ सैंपल रिजल्ट. ऑडिटर शुड एनालाइज एनी एरर्स डिटेक्टेड इन द सैंपल. ऑडिटर को क्या करना है, आपने जो सैंपल सिलेक्ट किया है उसमें कोई एरर मिला है या नहीं मिला है, ये ऑडिटरला एनालाइज करायचं. लक्षात घ्या, he should project the errors found in the sample to the population and reassess the sampling risk. बघा, तुम्हाला जर एरर्स म्हणजे तुमच्या एक्सपेक्टेशन पेक्षा कमी जर असतील, जे तुम्ही सॅम्पल सिलेक्ट केलेली आहे, तर काही प्रॉब्लेम नाहीये. पण एरर्स जर जास्त असतील, जे अपन सैंपल, जैसे मैं एग्जांपल दिले कि 1000 आपके सेल्स के ट्रांजेक्शन है, उसमें से 300 आपने सिलेक्ट किए सैम्पलिंग के तौर पे, और ये जो 300 है उसमें अगर एरर ज्यादा मिले हैं आपको, एरर ज्यादा मिलते हैं, तो ये जो है एनालाइज करेंगे आप कि अगर यहाँ 300 में इतने एरर है तो टोटल पॉपुलेशन में कितने हो सकते हैं, और उसके बेसिस में आपको सैम्पलिंग जो है वो रीअसेस करना है. सॅम्पलिंग रिस्क जो है वो रीअसेस करायचं आहे किंवा सॅम्पल तुम्ही चेंज करू शकता. लक्षात घ्या, ही शुड कन्सिडर नेचर एंड कॉज ऑफ द एरर्स एंड पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द एरर्स. किस टाइप का एरर है, कैलकुलेशन का एरर है, टोटलिंग का एरर है, किस टाइप का एरर है और उसका रीजन क्या है. काय एरर म्हणजे काय चूक झालेली आहे तुमची, कोणत्या टाइपची आहे. जसं म्हटलं मी, कॅल्क्युलेशन में एरर थे, या सपोज टोटलिंग में एरर थे, कैसे एरर्स थे, उससे पहले नेचर ऑफ एरर, और कॉज, क्यों एरर थे, क्योंकि आप वहाँ पे आपका कॅल्क्युलेशन में मिस्टेक हुआ किंवा कॅल्क्युलेटरवरती तुम्ही समजा चुकीचं आकडे प्रेस केले असतील, किंवा मी मॅन्युअली टोटल करत होतो आणि त्या टोटलमध्ये मिस, कारण काही असू शकतात. लक्षात घ्या, चूक ही चूक आहे. तो रीजन कौन से थे, कॉज कौन से थे, और उसका नेचर क्या है ऑफ द एरर एंड पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द एरर, और उसका इफेक्ट जो है वो अकाउंट्स पे कैसे होगा, इसको क्या करना है, ऑडिटर को कंसिडर करना है. फॉर एग्जाम्पल, बैलेंस सर्टिफिकेट इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर. कस्टमर जो है उससे बैलेंस सर्टिफिकेट आपको रिसीव नहीं हुआ है. द ऑडिटर शुड चेक आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर और नॉट. समजा बैलेंस सर्टिफिकेट रिसीव नहीं झालं, समजा मिस्टर एक्स है और एक्स से बैलेंस आपके बुक्स में दिखता है 10,000 आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो एक्स से आपको जो बैलेंस सर्टिफिकेट है वो नहीं मिला कि आपका बैलेंस मुझे देना 10,000 है, ऐसे सर्टिफिकेट उसने नहीं दिया है. तो ऑडिटर क्या चेक करेगा कि अप्रैल में, 31 मार्च के बाद अप्रैल में 10,000 उससे रिसीव हुए हैं नहीं हुए हैं, ये ऑडिटर चेक करेगा और वो कंफर्म करेगा. 10,000 उससे रिसीव हुई है तो हम कंसिडर करेंगे 10,000 जो है वो उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था. ऑडिटर प्रोजेक्ट्स द एरर रिजल्ट ऑफ द सैंपल टू द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल वॉज सिलेक्टेड. आणि त्याचा एरर रिजल्ट जो है, जहां से आपने पॉपुलेशन सिलेक्ट किया था, मतलब सेल से सिलेक्ट किया था या कैश सेल से सिलेक्ट किया था, तो क्या करना है, वो जो आपको एरर्स मिला है वो पूरे पॉप्युलेशन के लिए यूज करना है. मतलब सेल्सचे असतील जे सॅम्पल मध्ये मिळाले तर मग ते टोटल सेल्ससाठीच तुम्ही कन्सिडर करणार आहात. लक्षात घ्या, ऑडिटर नीड्स टू कन्सिडर वेदर एरर इन द पॉप्युलेशन माइट एक्सीड मॅक्झिमम एरर्स, जो आपने मॅक्झिमम या टॉलरेबल एरर जे आपण मगाशी बघितले
ते एक्सीड होता है का, म्हणजे तुम्ही मैक्सिमम एरर आपने एक्सपेक्ट कितने किए थे, सपोज 10%, 30%, तो 30% एरर आपका क्या है, मैक्सिमम एरर है, तो ये एक्सीड करते हैं या आपको जो मिले हुए एरर्स है मोर देन 30% है या लेस देन 30% है, आपको ऑडिटर को देखना है. ऑडिटर शुड कंपेयर प्रोजेक्शन एरर टू द टॉलरेबल एरर. प्रोजेक्शन एरर म्हणजे काय, जसं मी सांगितलं की आपने 300 सॅम्पल सिलेक्ट किया था आणि त्या 300 मध्ये तुम्हाला जे एरर सापडले ते एंटायर त्या सेल्स साठी तुम्ही यूज करणार आहात. 300 ला समजा एवढे एरर्स असतील तर 1000 ला एरर्स किती मिळू शकतात, हे तुम्ही काय झाले, तुमचे प्रोजेक्टेड एरर झाले, प्रोजेक्शन ऑफ एरर झाला. आणि टॉलरेबल एरर म्हणजे काय, जे मॅक्झिमम आपण प्लॅनिंग स्टेजला जे घेतले होते ते. मग प्रोजेक्शन एरर जो तुम्हें अब तक केलेला है, सैंपल के बाद आपने प्रोजेक्शन किया हुआ है, और टॉलरेबल एरर आपने प्लानिंग स्टेज पे लिया था, तो इन दोनों में आपको कंपैरिजन करना है कि टॉलरेबल एरर ज्यादा है या प्रोजेक्शन एरर ज्यादा है. तर हे काही म्हणजे इव्हॅल्युएट करण्याचे हे झाले, लक्षात घ्या. याच्या पुढचा जो पार्ट आहे आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. थांबू आपण. ओके.